अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नजरुल खान। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने अपनी बातों को रखने के लिए आया हूं। कुछ अच्छी लगेंगी आपको मेरी बातें, कुछ बुरी लगेंगी। तो बुरी बातों में भी आप मुझे टोक सकते हैं, गलत बातों में आप मुझे टोक सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के आम नागरिक की तरह अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर शायद आप सही आकलन कर पाएंगे कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ। अगर आप किसी पार्टी का कार्यकर्ता या पार्टी का नेता बनकर अगर मेरे लिए सोचेंगे या मेरी बात को सुनेंगे तो शायद आपको तकलीफ होगी। तो मैं अभी सिर्फ एक बात करता हूँ छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ भूपेश बघेल जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई। वो मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने देखा कि हमारे विधायक बड़े बड़े गरीब है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के, तो उनकी 2 बार तनख्वाह बढ़ाई उन्होंने। जब से वो सत्ता में आए हैं तो 2 बार उन्होंने विधायकों की तनख्वाह बढ़ा दी। तो ठीक है, बेचारे खाने पीने का लाले पड़ गए थे उनको, और वो सही से खाना पीना नहीं कर पा रहे थे, अपनी रोजी रोटी नहीं उनकी कंप्लीट हो रही थी, और बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई उनकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी। तो उन्होंने 2 बार इसलिए विधायकों की तनख्वाह बढ़ा दी। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो बाकी 3.5 करोड़ जनता है उनके बारे में भी कुछ सोचा है मुख्यमंत्री महोदय आपने, कि उनसे आपने ठान ही लिया है कि इनसे गौमूत्र और गोबर ही बिनवाना है। तो आपने जब आपके पास हम जाते हैं रोजगार के लिए तो आप कहते हो गोबर बिनो, और फिर अभी आपने एक नई योजना चालू की है कि गौमूत्र उठाओ, बोतल दे देते हो आप, या बोलते हो बोतल खरीद लो और जाओ गौमूत्र चुनो बिनो। तो भैया ये कब तक चलेगा? और आपने आत्मानंद स्कूल जो खोला हुआ है उसके पढ़ाई का स्तर इतना घटिया है। आपने बिल्डिंग बहुत अच्छी बनाई है, नो डाउट। आपने टीचर्स भी अपने जो आपके क्या बोलते हैं पहचान वाले थे, आपके जो विधायक ने रिकमेंड की, आपने आपके अधिकारियों ने सब आपसी मिली भगत करके आपने शिक्षकों की भी भर्ती कर ली। सरकार चेंज होने के बाद में हम मांग करेंगे कि इन शिक्षकों को पूरी तरीके से हटाया जाए जो आत्मानंद स्कूल में है, और पारदर्शिता बरतते हुए शिक्षकों का उसमें चयन किया जाए और उसमें नियुक्त किया जाए शिक्षकों की, ताकि जो वाकई एलिजिबल हो, जो पात्रता रखता हो, उनका उसमें चयन हो। तो जिस तरीके से विधायक और मंत्रियों के लोगों का चयन हुआ है, अधिकारियों के लोगों का चयन हुआ है, तो मैं इसका विरोध करूंगा और अभी भी करूंगा। और अब हमारा विरोध करने का सीन फिर शुरू होगा। पालक संघ के द्वारा विरोध किया गया लगातार। तो भूपेश बघेल जी ने क्या किया कि सरकार में आते ही साथ सबसे पहले शिक्षा माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए एक कानूनी बना दिया कि जितना मन करे लूटो, अब हमने आपके लिए कानून बना दिया। तो ये इतनी भ्रष्ट सरकार है, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाने वाली, कि हम क्या बोलते हैं शराब पर पूर्णता पाबंदी लगा देंगे, पूर्णता बंद कर देंगे शराब को। तो आप समझ जाइए कि गंगा जल की मान्यता या गंगा जल का क्या महत्व है हिंदू धर्म में। तो क्या ये भूपेश बघेल जी हिंदू धर्म से ताल्लुक नहीं रखते? और रखते हैं तो उनके लिए फिर इतनी बड़ी कसम कैसे छोटी सी हो गई कि उन्होंने उस कसम को ही इग्नोर कर दिया। खैर, नेता है, झूठ बोलना काम होता है, तो कसम वसम चलते रहता है। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि आपने मतलब पोस्टर में भी इतना बड़ा बड़ा झूठ कैसे बोला है? आप पोस्टर में लगाते हैं हमने 5 लाख नौकरी दी, और जब विधानसभा में आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप 20,000 लोगों की लिस्ट दे देते हो कि हमने लगभग 20,000 लोगों को नौकरी दी। तो भैया इतना फासला कैसे? 4,80,000 लोगों का जो झूठ आप पोस्टर के माध्यम से आम जनता को परोस रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ बोला। अगर उसके बारे में हम लोग बोलते हैं या कोई भी आम नागरिक बोलता है तो आपको तकलीफ होती है। चश्मा उतार देता हूं ताकि आप लोग मेरी बात आंख से आंख मिलाकर समझ सकें, ठीक है? अच्छा, मैं ये बोल रहा था आपको कि एजुकेशन की बात कर ले अपन। एजुकेशन के मामले में पालक संघ ने लगातार आंदोलन किया। बीजेपी सरकार जब यहाँ पे थी तो हम आंदोलन करते थे, तो उस पर कोई ना कोई रिजल्ट निकलता था, आदेश निकलते थे, और हम स्कूलों पे कई हद तक नकेल कसने में कामयाब थे। लेकिन कांग्रेस की जब सरकार आई, तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब ये बात उनसे कही गई और आंदोलन चलाया पालक संघ के द्वारा चलाया गया, तो इन्होंने सीधे उठा के एक फीस विनियमन अधिनियम बना दिया, और उस कानून के तहत शिक्षा माफियाओं को छूट दे दी कि जितना मन चाहे लूटो, लूट सकते हो, लूट लो, हमने तुमको लूटने का अधिकार दे दिया। और जो पालक समिति जो इन पर रोक लगाने का अधिकार रखती थी, उस पालक समिति को भी चुनने का अधिकार जो है वो शिक्षा माफियाओं को दे दिया। मतलब झंझट ही खत्म कर दिया। पालक के हाथ में कुछ भी नहीं है, आप इनसे लड़ भी नहीं सकते हो। आप लड़ोगे तो आपकी ऐसी तैसी कर देगा स्कूल वाला, आपको निकाल देगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए जो स्कूल में लड़ने वाली पालक समिति होती थी, वो वहां पर भी ये शिक्षा माफियाओं के गुर्गे बैठते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, ये कांग्रेसी जो है अभी राहुल गांधी जी का, मतलब अब वो पता नहीं कांग्रेस में कौन से पोस्ट में, ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि अध्यक्ष बनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने फिर मना कर दिया है। और हमारी दिली इच्छा है कि वो अध्यक्ष बन जाए, क्योंकि जब तक राहुल गांधी जी इस तरीके की बचकानी हरकतें करते रहेंगे, वो एक आंदोलन चला रहे हैं भारत जोड़ो,
तो उनके पूर्वजों ने, जैसे नेहरू जी ने देश की सत्ता में विराजमान होने के लिए देश के टुकड़े करवा दिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पे देश को बंटवा दिया, धर्म के नाम पे देश के 2 टुकड़े कर दिए, 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे उस देश के टुकड़े होने में। आप समझ जाइए कि वो लोग कैसे मरे होंगे, किस तरीके से उस वक्त माँ बेटियों का बलात्कार किया गया होगा, मारा गया होगा, काटा गया होगा, बच्चों को मारा काटा गया होगा, लेकिन इनके ऊपर में जरा पर भी इनके ऊपर में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इनको सत्ता में बैठना था और ये सत्ता में बैठ गए। और इस कांग्रेस के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये वो कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये देश को तोड़ने का काम कर रही है। तो फिर कांग्रेस को खत्म होने की जब बात हुई तो लोगों ने साजिश करके गांधी जी को ही खत्म कर दिया। बोले कि जो कांग्रेस को खत्म करने की बात कर रहा है उसी को खत्म कर दो। नाथूराम गोडसे जी जो थे वो तो एक मोहरा थे जी, इसलिए मैं उनके सामने लगा रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। हालांकि वो देश के उनके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन नाथूराम गोडसे ने उनको मारा, और नाथूराम गोडसे ने उनको मारा, लेकिन मरवाया किसको गांधी जी ने, ये आज तक पता नहीं चल पाया। सुभाष चंद्र बोस को किसने मरवाया, ये भी पता नहीं चल पाया। भगत सिंह को फांसी कैसे हुई हम सब जानते हैं, इसमें नेहरू जी और गांधी जी का हाथ है। चंद्रशेखर आजाद जी के लिए भी मुखबिरी जो की गई थी वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, उसमें भी नेहरू जी का हाथ था। मतलब, और आप एक चीज समझिए कि आजादी के बाद से सिर्फ हर योजनाओं में नेहरू गांधी परिवार क्यों दिखता है, और ये गांधी कैसे हो गए भाई? फिरोज खान की बीवी इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी के नाम के आगे, और इंदिरा गांधी कैसे हो गई? वो इंदिरा नेहरू थी, वो इंदिरा नेहरू खान की जगह गांधी कैसे हो गई? तो ये सब बहुत सारे मसले हैं। दरअसल क्या हुआ है कि गांधी नाम का जो सरनेम था उससे हमारे देश की जनता इमोशनल तरीके से जुड़ी हुई थी, और इसका पूरा फायदा नेहरू परिवार ने उठाया है, और नेहरू जी ने उस गांधी सरनेम को हाईजेक कर लिया। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अब आप समझिए कि राहुल गांधी जी जो हैं एक वो चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, भारत जोड़ो अभियान। तो ये भारत में सबसे पहले कौन सा देश जोड़ेंगे, पाकिस्तान जोड़ेंगे या बांग्लादेश जोड़ेंगे? क्योंकि इनके पूर्वजों ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को ही हिंदुस्तान से अलग किया है। तो आप उसको जोड़ने निकले हो, या फिर देश जोड़ने की आड़ में आप देश को फिर बांटने के लिए निकले हो? क्योंकि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। और जो आप कहते हैं कि धर्म के नाम पे बीजेपी लड़ा रही है, तो धर्म के नाम पे तो आपने देश बांट दिया। आप दूसरे के ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हैं? आपने सत्ता हासिल करने के लिए देश को 2 टुकड़े में बांट दिया, वो भी धर्म के नाम पे बांट दिया। तो आप कैसे दूसरे के ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हैं? तो ये आप समझिए, सोचिए। कांग्रेसी आंदोलन करते हैं तो ये शिक्षा फ्री कराने के लिए आंदोलन क्यों नहीं करते? शिक्षा का जो निजीकरण हुआ है, ये निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाने वाले ये कांग्रेसी शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? है छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार, खत्म कर दे यहाँ के निजी स्कूलों को, क्यों नहीं खत्म करते? क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है, और निजीकरण की शुरुआत भी कांग्रेस ने की है। इसके भी पुख्ता प्रमाण है, सबूत है। इन्होंने एजुकेशन को, मेडिकल को, सब जगह पे प्राइवेट लोगों को घुसाया है, अपने लोगों को घुसाया है, ताकि क्योंकि इनको मालूम था कि बच्चे के पैदा होने से लेके बड़े होने तक ये 2 जगह है जहां पर उसको लूटा जा सकता है, उसके पेरेंट्स को लूटा जा सकता है। वो है अस्पताल और वो है स्कूल, और इन दोनों जगहों पे इन्होंने निजीकरण को घुसा दिया, निजीकरण कर दिया। कभी भी भूपेश बघेल जी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ आज तक बात करते नहीं देखे गए 4 सालों में। मतलब साफ है, शिक्षा माफियाओं की दलाली कर रही है भूपेश सरकार, और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। मैं घर घर मुहिम चलाऊंगा, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री। याद रखना, इन विधायकों की तनख्वाह भूपेश बघेल जी ने बढ़वा ली, लेकिन आम जनता के बारे में जरा भी पता नहीं किया कि उनकी जो मासिक आय है वो कैसे बढ़ेगी। आप देखिए, सरकारी कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अपने अधिकारों के लिए हड़ताल किए हुए हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन इनको ना हड़ताल करने की जरूरत पड़ी, ना इनको कहीं से कोई विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी। इन्होंने अपने आप अपनी तनख्वाह को बढ़ा लिया। तो इस तरीके की
कांग्रेस सरकार है, इसको बिल्कुल उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। और एक चीज याद रखिएगा, बच्चा आपका है, स्कूल में पढ़ता है, किस तरीके से आपको लूटा जाता है स्कूलों में, अस्पतालों में, उसको आपको सोचने की जरूरत है। मैं छत्तीसगढ़ का हूं, इसलिए छत्तीसगढ़ के बारे में पहले बात करूंगा। और अगर आपको लगता है कि आप किसी दूसरे प्रदेश से हैं और वहां की सरकार भी शिक्षा माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है, तो आप अगर जिंदा है तो उसका विरोध कीजिए। मरे हुए लोग विरोध नहीं किया करते। तो जिंदा है तो जिंदा होने का प्रमाण दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी इस बात को खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही शिक्षा फ्री और चिकित्सा फ्री को लेके हम सड़कों में उतरेंगे। 1 साल बचा है छत्तीसगढ़ के चुनाव को, और हम घर घर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, अपने देश की शिक्षा के भविष्य के लिए, अपने प्रदेश की शिक्षा के भविष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम लोगों से अपील करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और इसको फ्री कराने के लिए मांग करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।